हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। कल के वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज उसके आगे हमें कंटिन्यू करना है। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। क्वेश्चन फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्या होता है। ये एक अकाउंट होता है जो कंपनी मेंटेन करती है अगर उसे फ्यूचर में कभी अपने शेयर्स को रिडीम करना है तो उसके लिए एक अकाउंट मेंटेन करके रखती है। तो उस चीज़ को बनाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व अकाउंट, अनक्लेम्ड डिविडेंड या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये अकाउंट बनाने के लिए हम क्रेडिट बैलेंस यूज़ करते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट यूज़ करते हैं, बट अनक्लेम्ड डिविडेंड होता है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Which of the following account can be used for transfer of capital redemption reserve account? ये फिर से हमारा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा अकाउंट यूज़ किया जा सकता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसके पहले का जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था वहाँ पे था क्या नहीं यूज़ किया जा सकता, और ये क्वेश्चन हमारा है कि क्या यूज़ किया जा सकता है। तो इसको हम ऊपर वाले क्वेश्चन से देख के भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली आंसर है हमारा जनरल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इज रिलेटेड विथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्यूचर कॉन्ट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयज़ का है उसकी अगर प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी है तो वो किस डोमेन से रिलेटेड है। ऑप्शंस हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। ये हमारा होता है फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, डिबेंचर होल्डर इज ओनर ऑफ अ कंपनी। डिबेंचर होल्डर ओनर होते हैं कंपनी के, नहीं ये तो एकदम रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन है अ डिबेंचर होल्डर कैन गेट हिज मनी बैक ओनली ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि डिबेंचर होल्डर होते हैं उनको पैसा तभी वापस मिलता है जब कंपनी लिक्विडेट होती है। तो ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो गया। थर्ड स्टेटमेंट है अ डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट कैन बी रिडीम्ड एट प्रीमियम। हाँ तो ये तो होता है, हो सकता है कि डिस्काउंट पे अगर डिबेंचर इशू किया है उसको हम प्रीमियम पे रिडीम कर सकते हैं, पार पे भी कर सकते हैं और डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। लास्ट स्टेटमेंट है अ डिबेंचर होल्डर विल रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम कंपनी ओनली इफ कंपनी मेक्स प्रॉफिट। तो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब कंपनी के प्रॉफिट कमाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो वो पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा क्लियरली स्टेटमेंट थर्ड है जो कि ट्रू है। जो डिबेंचर है वो डिस्काउंट पे इशू हुए हैं उनको हम प्रीमियम पे रिडीम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैल्यू एडेड स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। देखो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट एक प्रॉफिट एंड लॉस का एक मॉडिफाइड वर्जन होता है, तो वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से ही बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मीन्स। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे एक होल्डिंग कंपनी है और एक सब्सिडियरी कंपनी है। तो अगर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी को परचेज किया है और सब्सिडियरी कंपनी का जो एसेट वैल्यूएशन है वो 10 लाख का है, लेकिन उसने उसको परचेज किया है 12 लाख में। तो ये जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 2 लाख का, तो ये जो वो पेमेंट कर रही है ये किस वजह से कर रही है, ये उसके गुडविल का पेमेंट कर रही है। इसी को हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कहेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो गुडविल होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इसमें कौन सा फॉल्स है ये बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा अ कंपनी कैन इशू रिडीमेबल डिबेंचर
सेकेंड है कंपनी कैन बाय इट्स ओन डिबेंचर। थर्ड, अ कंपनी कैन बाय इट्स ओन शेयर। एंड फोर्थ है कि अ कंपनी कैन इशू डिबेंचर विद वोटिंग राइट। इन सारे स्टेटमेंट्स से हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड करेक्ट आंसर्स, करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट है डिबेंचर है वोटिंग राइट के साथ इशू नहीं होता है। वोटिंग राइट्स होते हैं वो सिर्फ शेयर्स पे मिलते हैं, डिबेंचर्स पे नहीं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट फॉल्स होगा वो होगा फोर्थ, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनी एक्ट द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स कैन बी। तो जो टेबल एफ शेड्यूल 1 का है कंपनी एक्ट का, उसमें एक मैक्सिमम रेट दिया गया है कॉल्स इन एरियर का, वो कौन सा है? तो कॉल्स इन एरियर पे जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा है 10% पर एनम। और इसी तरह कॉल्स इन एडवांस का जो इंटरेस्ट है, रेट है कॉल्स इन एडवांस का, उसका मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है वो है 12% पर एनम। ये दोनों ही रेट्स हमारे शेड्यूल में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटीज अगेंस्ट एनी लोन देन होल्डर ऑफ सच डिबेंचर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटीज इशू किया जा रहा है किसी लोन के अगेंस्ट, तो जो उस डिबेंचर का होल्डर होगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा, वो किस चीज़ पे मिलेगा? ऑन अमाउंट ऑफ लोन, एट अमाउंट ऑफ डिबेंचर, बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे एक ए है और बी है। ए के पास कुछ डिबेंचर्स हैं और जो बी है, ए को बी से लोन चाहिए, तो इन्होंने इनसे लोन लिया और उसके अगेंस्ट डिबेंचर इशू कर दिया। 5 लाख का मान लो लोन लिया, उसके अगेंस्ट इन्होंने डिबेंचर्स इशू कर दिया। तो जो ए को है वो इंटरेस्ट किस चीज़ पे मिलेगा? तो जो उन्होंने लोन लिया है उस पे उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा, डिबेंचर्स पे नहीं, क्योंकि डिबेंचर्स ऑलरेडी जो इंटरेस्ट प्रोवाइड होगा वो डिबेंचर, जिसके डिबेंचर होल्डर होगा उसको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी कंपनीज आर इन्वॉल्व इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे टर्म पहले से ध्यान देना है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है यानी विद इन द कंपनी हो रहा है, तो विद इन द कंपनी हो रहा है तो यहाँ पे एक ही कंपनी इन्वॉल्व होगी, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी को क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।